गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दे रखा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर होता क्या है? कोई भी चीज जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसको जो है हम मैटर बोल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास आता है एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, फूड जो हम खा रहे हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो मैटर के अंदर आती है ना। तो मैटर के अंदर आती हैं। उसके अलावा जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को जो है 5 चीजों में डिवाइड किया था, जिसको हम पंच तत्व बोलते हैं। 5 एलिमेंट्स थे, पंच तत्व हम इसे बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास था एयर, देन अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, ये जो है 5 तत्व थे जिसके अंदर हमारे इंडियन फिलोसफर्स जो हम मैटर है उसको डिवाइड किया था। जो ग्रीस फिलोसफर्स थे उन्होंने भी यही माना था कि हाँ भाई 5 चीजों के अंदर डिवाइडेड है और सेम ही वो 5 चीजें। बट मॉडर्न साइंस क्या मानती है? मॉडर्न साइंस मानती है कि मैटर जो है वो 2 चीजों में डिवाइडेड है। 2 प्रॉपर्टीज हैं, 2 टाइप के नेचर हैं किसी मैटर के। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज है और दूसरा एक केमिकल नेचर है उसका, कि किसी और केमिकल के साथ कोई केमिकल कैसे रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 2 मैटर आपस में मिलके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही रहने वाला है। तो इस चैप्टर को जो है हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमें जो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में जो है बात करेंगे। तो पहले जो है माना जाता था कि हमारा जो मैटर है वो 2 चीजों में डिवाइडेड है ना। या तो वो पार्टिकल्स के अंदर डिवाइडेड है या फिर सिर्फ केमिकल्स के अंदर। तो ऑल दो प्रूव हो गया कि पार्टिकल्स के अंदर ही डिवाइडेड है हमारा एक मैटर। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास। शो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमने क्या किया? पोटेशियम पर मैग्नेट लिया है, जो कि पानी का जो बीकर है उसके अंदर डाल दिया। 100 ml पानी का बीकर था, उसके अंदर हमने थोड़ा पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया। फिर क्या किया? इसके अंदर से 10 ml जो है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पानी लिया, और दूसरा जो प्योर पानी था उसके अंदर 100 ml प्योर पानी के अंदर दोबारा जो है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिक्सचर ऑफ वाटर जो है उसके अंदर हमने डाल दिया। फिर सेम जो है तीसरी बार किया, सेम जो है चौथी बार किया। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया कि ऑल दो कलर तो लाइट होता जा रहा है, कलर जो है स्टार्टिंग और लास्ट के मुकाबले डाइल्यूट हो गया है, बट स्टिल जो है मैटर जो है अपनी टाइनी पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज दिखा रहा है ये, है ना। कि यहाँ पे जो है थोड़े से पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो गया था। फिर जो है टेस्ट ट्यूब से दूसरे में डाला, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो गए, और वो पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड हो गए एंड देन फर्दर डिवाइड हो गए, है ना। एक टाइम आएगा जब बहुत कम पार्टिकल्स रह जाएंगे और मे बी जो है बहुत ज्यादा नोटिस में भी ना आए, बट पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है? द पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्मॉल, दैट दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, है ना। वो जो है हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा छोटे। फिर इसके बाद आती हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके बीच में जो है क्या होता है? स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस होता है। दूसरी क्या है? कि वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अगर हम एग्जांपल लें, ये एक मैटर है और मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इस तरीके से उसके बीच में जो है स्पेसिंग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोजली कॉम्पैक्टेड नहीं है। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें वो बहुत ज्यादा क्लोज कॉम्पैक्टेड होता है ना। इसलिए जो है सॉलिड जो है रिजिड होते हैं। तो फिर बट स्टिल उनके अंदर थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। और वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे विद इन मैटर उसके पार्टिकल्स जो है मूव करते रहते हैं। अगर हम जैसे पानी की बात करें, पानी एक मैटर है, तो वो फ्लूइड है ना। उसके जो
पार्टिकल्स अंदर हैं वो बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड हैं, तो फिर वो इजीली मूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट। ये जो है अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर हम जैसे रबड़ की बात कर लें, रबड़ जो लेडीज बालों में लगाती हैं या फिर न्यूज़पेपर को बांधने के काम आता है रबड़, तो अगर हम उसकी बात करें तो होता क्या है, उसको हम जितना भी खींचेंगे वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में जाने की कोशिश करता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो खींचते ही टूट जाएगा, है ना। थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, अगर तोड़ना भी है थोड़ा ज्यादा जोर लगाना होगा, जितने उनकी अट्रैक्शन है उससे ज्यादा हमें उसके ऊपर फोर्स लगाना होगा, तभी जो है हम किसी भी चीज को तोड़ पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। उनके बीच में जो है स्पेस होता है। जैसे अब हम डायमंड की बात करें, डायमंड जो है सॉलिड के अंदर आता है। सॉलिड के अंदर आता है तो उसके जो एटम्स हैं वो ज्यादा क्लोजली कंपैक्टेड है ना, वो ज्यादा क्लोज है और ज्यादा स्पेस नहीं है उनके बीच। फिर जो है हमारे पास आता है ग्लास ऑफ जूस। ग्लास ऑफ जूस के अंदर थोड़े से लूजली जो है पैक्ड होंगे। और फिर हमारे पास आता है एयर। एयर के अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा गैप है उनके बीच में। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं जब शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट की बोथ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, है ना। हमने अभी अभी एग्जांपल देखा था जिसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसके अंदर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हम देख पा रहे थे कि जब हम बीकर को दूसरे में डालते हैं, टेस्ट ट्यूब से जो है दूसरे बीकर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डालते हैं, तो पार्टिकल्स जो है वहां पे जाके फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम चाय बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं या फिर लेमनेड, लेमनेड क्या होता है, लेमनेड हमारा नींबू पानी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब हम बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो है पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस है ना। तो दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, राइट। तो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में है काफी ज्यादा स्पेस है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है, सेकंड हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली, है ना। वो इस तरीके से जो है कुछ मूव करते रहते हैं, है ना, अपने ऑर्बिट के अंदर जो है रिवॉल्व करते रहते हैं उसके पार्टिकल्स। ठीक है, तो है क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे possess what we call the kinetic energy, है ना। काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर है और वो जो है मूव करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी जिसके कारण वो मूव कर रहे हैं, है ना। मूव करने के लिए एनर्जी है उनके पास। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी मूवमेंट भी जो है इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो ये बात हमें पता चलती है। जैसे अगर हम पानी को बॉईल कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि पानी जैसे जैसे टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज होता है वैसे वैसे वो उबाल आना स्टार्ट हो जाता है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे उबलने लग जाते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाती है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। जो दो पार्टिकल हैं सेम टाइप के हैं, सॉरी टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के हैं, अगर वो अपने आप ही मिक्स हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जो है इन पे जरा ध्यान दीजिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा जरूर, तभी जो है आपको चीजें याद रहेंगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या पता चलता है, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे, टेक एन आयरन नेल। इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश की है। एक आयरन नेल, एक पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, हम ये तीनों चीजें ले लेते हैं और हम इन्हें तोड़ने की या फिर कट करने की या फिर स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। तो किसमें ज्यादा जोर लगेगा, है ना।
ज्यादा जोर हमें पता है कि यार आयरन नेल में तो बहुत ज्यादा जोर लगने वाला है ना। चौक तो छोटा सा होता है तो हम उसे आराम से तोड़ सकते हैं। आयरन नेल भी वैसे छोटा होता है बट उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना। ऐसे ही रबर बैंड है, रबर बैंड भी जो है अब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच अगर हम कर देंगे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, है ना। तो मैटर टू मैटर डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, तो वो चीजें डिपेंड करती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमें पता चलता है कि मैटर जो है तीन टाइप का होता है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीन टाइप का जो है हमारे पास मैटर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट की हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ साइड पे देख ही सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं इसके अंदर के पार्टिकल्स। तो डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, है ना। बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है, गैप होने का चांस बहुत कम होता है ना। होता है गैप बट कम होता है गैप, है ना। Solids have a tendency to maintain their shape subjected to outside force, है ना। तो हमारे पास जो है शेप जो है इनकी सेम रहती है, डेफिनेट शेप है। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड, है ना। वो टूट जाएंगे बट उनकी शेप को जो है चेंज करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप क्ले की बात करें तो वो एक डिफरेंट केस आ जाता है ना। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं, हालांकि वो सॉलिड ही है बट इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है उसके पार्टिकल्स। सॉलिड के अंदर आती है क्ले, है ना, बट स्टिल जो है उसको तोड़ना जो है मुमकिन है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इस अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, है ना, तो उसके पार्टिकल्स भी अलग हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है ना, बट थोड़े से लूजली पैक्ड है। ऐसे ही रबर बैंड का रहता है, वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड है। तो अब नीचे वाले एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, क्या बोला गया है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। हाँ, वो बिल्कुल वो सॉलिड है, वो चेंज कर सकता है अपनी शेप को, ये बात भी वैलिड है। बट सॉलिड जो है वो चेंज कर सकते हैं शेप अगर हम उससे ज्यादा उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी सी ज्यादा जो है अगर फोर्स लगा देंगे तो वो शेप चेंज कर लेगा, है ना। बट परमानेंटली नहीं करेगा रबर बैंड, वो वापस अपनी शेप में जाने की कोशिश करता है ना। वो वापस अपनी शेप में जाने की कोशिश करता है, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हुए हम उसे सॉलिड ही मानते हैं कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन kept in different jars, take the shape of the jar, are they solid, है ना। जब हम किसी जार के अंदर डालते हैं, मान लो हमने बॉर्नविटा के डब्बे के अंदर जो है डाल दिया, क्या चीज डाल दी, सॉल्ट डाल दिया, है ना। उसके अंदर हमने देखा कि वो वाइड होता है ना, वाइड होता है थोड़ा सा डब्बा, तो उसके हिसाब से वो अंदर चला गया। ऐसे ही हमने देखा कि कोई पतला सा है, कोई जार है पतला सा, उसके अंदर डाला तो उसकी शेप उसने ले ली। बट क्या उस एक पार्टिकल की शेप चेंज हुई, सॉल्ट के उस एक सिंगल पार्टिकल की शेप चेंज हुई? क्या उस शुगर के एक सिंगल पार्टिकल की शेप चेंज हुई? नहीं। अगर सॉल्ट का एक पार्टिकल इस शेप का है तो वो उसी शेप का रहने वाला है ना। उसके जार के चेंज होने से उसकी शेप मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है, मैटर करता है उसकी जो इंडिविजुअल की शेप है वो मैटर करती है हमारे लिए। तो हमें ये भी पता चला कि सॉल्ट जो है वो सॉलिड ही है, सॉल्ट एंड शुगर जो है वो सारे सॉलिड हैं, उनकी पर्टिकुलर पार्टिकल की शेप मैटर करती है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, है ना। यार, जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर हमारे पास बीच में एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो वो एयर जो है वो निकल जाती है, सिर्फ स्पॉन्ज रह जाता है ना, वो सॉलिड वाला पार्ट रह जाता है। तो एयर जो है बाहर निकल जाती है, जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं एयर वापस अंदर आ जाती है। तो
इस ये भी जो है सॉलिड है, वो सिर्फ एयर की वजह से है, उसके बीच में जो है थोड़े से गैप्स होने की वजह से एयर फिल हो जाती है, इसलिए वो स्पॉन्जी हो जाता है ना। फिर इसके बाद हम चलते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। जब हम लिक्विड की स्टेट की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं है, नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, है ना। अगर आप पानी का एक ग्लास है आपके पास, मान लो उसके अंदर 500 ml ऑफ वाटर है, तो अगर आप उसको किसी और जार के अंदर डालोगे वो 500 ml ही रहने वाला है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि उसकी वॉल्यूम जो है वो सेम है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड, है ना। जैसे अगर आपने बाल्टी के अंदर डाला है तो बाल्टी की शेप ले लेगा, टब के अंदर डालोगे तो वो टब की शेप ले लेगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें मिल्क को जिस मर्जी ग्लास में डालो तो वो उसकी शेप ले लेता है ना। तो हमें पता चलता है कि उसकी एक कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड जो है वो फ्लो होते हैं और वो शेप चेंज करते रहते हैं, और इसलिए जो है हम उसे रिजिड नहीं बोल सकते, फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये सारी चीजें जो हैं वो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज हो सकती हैं, यानी कि मिक्स हो सकती हैं। ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे गैस के लिक्विड के अंदर मिक्स होने की, तो हमें पता चलता है नॉर्मल चीज है वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना। हम तो जो है बाहर ऑक्सीजन को जो है इनहेल कर लेते हैं, बट पानी के अंदर जो हमारे पास ये होती हैं, फिशेस होती हैं, वो अपने गिल्स का यूज करते हुए क्या करती हैं, ऑक्सीजन को जो है कंज्यूम करती हैं। तो फिशेस जो हैं वो पानी के अंदर सांस इसीलिए ले पाती हैं क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिक्स्ड है ना। तो हुआ क्या हुआ है कि लिक्विड के अंदर गैस जो है वो डिफ्यूज हो चुकी है। ठीक है, ये बातें हमें पता चली। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे गैशियस स्टेट की। गैशियस स्टेट, जब आपने देखा होगा कि यार बलून जो बहुत ज्यादा वो होते हैं, है ना, आप पार्क वगैरह जाते हो बलून वाले होते हैं, एक तो होता है वो नॉर्मल एयर भरते हैं ना, वो उड़ नहीं पाते, वो ग्राउंड पे रहेंगे। कुछ बलून्स होते हैं वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। वो ऊपर जाने वाले बलून्स के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, उसके अंदर भरी जाती है हीलियम। ठीक है। हीलियम भरी जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट गैस है, इसलिए ये ऊपर जाने की कोशिश करती है। बलून के अंदर भरोगे तो बलून भी जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो गैशियस स्टेट है, गैशियस जो है उसको उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा से कंप्रेस करके हम डाल सकते हैं, है ना। अगर पानी को कंप्रेस करोगे तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बट गैस को जो है कंप्रेस करके डाला जा सकता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर्स हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये, जिसको हम सिलेंडर के अंदर डालते हैं। हमारे होम में जो कुकिंग के लिए जो काम आता है वो हमारा पास एलपीजी सिलेंडर जो है होता है। ऑक्सीजन जो है सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर। जैसे हमने कोरोना के टाइम पे देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे थे। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है सीएनजी की, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो आजकल एज अ फ्यूल जो है व्हीकल्स के अंदर यूज की जा रही है। ठीक है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इसके पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा खुले खुले होते हैं ना, बहुत ज्यादा टाइटली पैक नहीं होते। टाइटली पैक नहीं होते इसीलिए जो है इसे कंप्रेस करना इजी होता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन, है ना। हमें पता चल जाता है कि यार किचन के अंदर क्या बन रहा है, वो ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि गैस जो है, गैस के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होती है, और पार्टिकल्स, हमने जैसा कि सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग होते हैं। तो जैसे ही दाल की या फिर किसी चीज कुकर ने सीटी लगाई, कुकर की सीटी लगते ही क्या हुआ, वहां के जो पार्टिकल्स हैं, उस दाल के या फिर किसी भी सब्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मल एयर के अंदर जो है मिक्स हो गए। और सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि भाई पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, वो मूव करते करते आपके बेडरूम तक पहुंच गए। बेडरूम में जो है आपने स्मेल किया तो आपको जो है वो पार्टिकल्स जो किचन में थे वो आ चुके हैं आपके पास, और आपको जो है स्मेल आ चुकी है कि क्या बना है आज। तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, gases show property of diffusing very fast into अदर गैसेस, है ना।
एक दूसरे के अंदर जो है वो काफी अच्छे से और बहुत जल्दी जो है मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है कि क्या जो मैटर है वो चेंज कर सकता है, अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सॉलिड जो है आइस, अगर हम वाटर की ही बात करें तो जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तब वो आइस होती है, जब वो लिक्विड स्टेट में आता है तब वो वाटर बन जाता है, और जब वो गैस स्टेट में जाता है तो वो वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की। जब हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बात करना बहुत जरूरी है। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, जब हम टेम्परेचर, हमने ये अभी अभी पढ़ा था कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, है ना, हमने अभी अभी बात की थी कि वो जो है भागने लग जाएंगे फिर पार्टिकल्स, है ना। जैसे हम पानी जैसे उबाल रहे थे तो उबाल के अंदर जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो भागने लग जाता है, और एक्सेसिव होने के कारण, है ना, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लग जाता है ना, क्योंकि हीट जो है वो ओवरकम कर लेती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स को। तो हीट जब ओवरकम कर लेगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। अब पानी के बीच में अट्रैक्शन, उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या होगा, वो अपनी स्टेट चेंज करने के लिए आतुर हो जाएगा, जल्दबाजी करने लगेगा, और वो वाटर वेपर के अंदर जो है कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को। The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts in and is converted to the liquid, है ना। सेम चीज लिक्विड के लिए, सॉलिड टू लिक्विड के लिए भी होती है ना। अगर आपने टेम्परेचर दिया तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा फ्रीली मूव करने लगे और सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही सेम काम आपने किया किस चीज के लिए, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमें दी हुई है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, यानी कि जो नॉर्मल प्रेशर है आपका रूम का जो प्रेशर है उसी के अंदर मिनिमम टेम्परेचर कितना दें हम, जो मिनिमम टेम्परेचर दिया उस पे सॉलिड टू लिक्विड अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वो जो है उसका क्या है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो melting point of a solid is an indication of the strength of force attraction between the particles. The melting point of ice is 273.15 Kelvin. तो ये जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 273.15 केल्विन, है ना, 15 केल्विन होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट है क्या, मेल्टिंग पॉइंट वो चीज इंडिकेट करता है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कितना है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन, है ना। जब सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोल रहे हैं, मेल्टिंग के। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या बोलता है, पार्टिकल्स इन वाटर एट इतने टेम्परेचर हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर, है ना। तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स जो है वाटर के सेम टेम्परेचर पे ज्यादा एक्टिव है ना, क्योंकि वो लूजली पैक्ड, और आइस के जो है वो टाइटली पैक्ड है, तो वो ऑब्वियस है कि भाई उनके अंदर एनर्जी जो है ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, है ना। तो ये बात जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, अब हम जो है क्या देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। जिस पॉइंट पे a temperature at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure, है ना, लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है और वो अब अपने आप को कन्वर्ट करेगा वेपर स्टेट में
तो उसको जो है हम बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर वाला क्या है मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, नीचे क्या है बॉइलिंग पॉइंट जब वो सॉलिड लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर जो है जाने की कोशिश कर रहा है। particles from the bulk of liquid gain energy enough energy to change its into the vapor state, है ना। फिर the water for water this temperature is 373 केल्विन, है ना। ऊपर वाले का कितना था, ऊपर वाले का था 273 केल्विन, और नीचे जो है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर 373 केल्विन, है ना, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट का मतलब ही क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। ठीक है, लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट। तो latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling। तो लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की पहले हम बात कर रहे हैं। तो दो तरह की लेटेंट हीट है इस चैप्टर के अंदर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वेपराइजेशन के अंदर क्या है, लिक्विड से गैस के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है, 1 kg ऑफ लिक्विड को अगर गैस के अंदर कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना, उसको जो है हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में अगर हम बात करें, तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना, यानी कि 373 के अंदर ही जो है, सॉरी 273 केल्विन के अंदर जो है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हीट एनर्जी जो है चेंज कर रही है 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है। तो ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस चैप्टर के लिए। 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन दोनों डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्जन होता है, लिक्विड है, लिक्विड से गैस के अंदर जाने के लिए हम बोलते हैं इवेपोरेशन हुआ, और गैस से अगर वापस लिक्विड आता है तो कंडेंसेशन हुआ है। ठीक है, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, है ना। ये आपको जो है सिंपल डेफिनेशन के अंदर आ जाता है कि कंडेंसेशन क्या होता है। तो कंडेंसेशन क्या होता है, टर्निंग गैस इनटू लिक्विड इज कंडेंसेशन, है ना, उसको हम कंडेंसेशन बोल देते हैं। फिर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में क्या है कि सॉलिड जो है डायरेक्ट जो है गैस के अंदर चला गया। जैसे सब्लिमेशन का अगर हम एक एग्जांपल लें, तो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपने देखी होगी, देखी तो नहीं होगी, मुश्किल ही है आपने देखी हो, बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है स्टोर्ड एट अंडर हाई प्रेशर। उसको जो है हाई प्रेशर के अंदर जो है स्टोर करते हैं, और जैसे ही प्रेशर कम होगा वो डायरेक्ट जो है गैसियस गैसियस फॉर्म में चली जाती है। तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ साथ किस चीज का फर्क पड़ता है, टेम्परेचर के साथ साथ हमारे पास प्रेशर का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है क्या चीज, इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है, वेट अ मिनट, एक बार इसको मैं इरेज कर दूं। वेट अ मिनट, हाँ। तो आगे हमें दिखाई दे रहा है किस चीज के बारे में, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, आप साइड में डायग्राम में देख ही सकते हो, सूरज की हीट आ रही है जिसकी वजह से पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, सिंपल है। फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब भी वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा उसको हम इवेपोरेशन बोल देंगे। ठीक है, वाटर को अगर आप अनकवर्ड भी छोड़ देते हो तो भी वो स्लोली जो है वेपर जो है उसके बनते रहते हैं, है ना। अगर आप को डाउट हो तो आप क्या करें, एक किसी भी बर्तन के अंदर, कटोरी के अंदर जो है थोड़ा सा पानी जो है डाल के आप अपने घर की छत पे रखते हैं। अब पॉसिबल है कि चिड़िया वगैरह आके भी थोड़ा बहुत पिएंगी, बट
उसमें से काफी पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। यार सबसे पहले तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो वेपोरेशन इंक्रीज होगी। जैसे आप कपड़े सुखाने डालते हो तो आप क्या करते हो, तो आप उन्हें फैला के डाल देते हो ताकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो और इवेपोरेशन जल्दी हो जाए। फिर हमारे पास बारी आती है टेम्परेचर की। ये ऑब्वियस है, हमने देखा ही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वेपर जो है वो जल्दी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है किस चीज की, इसके बाद हमारे पास बारी आती है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो ही इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। मान लो जैसे कपड़े सुखाने की ही बात कर लेते हैं। एक विंडी डे है, यानी कि जिसमें हवाएं चल रही हैं, तो उस दिन जो है कपड़े ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं। वो कैसे? इवेपोरेशन हो रहा है और वो ह्यूमिडिटी वहां पे कपड़ों के अराउंड बननी स्टार्ट होगी, यानी कि वेपर्स वहां पे कलेक्ट होने स्टार्ट हो गई। तो अगर विंड होगी तो वो उसको फ्लो कर ले जाएगी, वहां से दूर ले जाएगी, यानी कि ह्यूमिडिटी को वो डिक्रीज कर देगी। ठीक है, और डिक्रीज जब वो कर देगी तो और ज्यादा इवेपोरेशन होगा, है ना। तो यानी कि ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने पे इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। फिर हमारे पास बारी आती है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो ये सेम ही एग्जांपल है जो मैंने अभी अभी आपको दिया। अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो वहां पे वेपर्स जो कलेक्ट हो रखे हैं वो दूर चले जाएंगे और इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था। ये कुछ फैक्टर्स थे जिनसे जो है हमारे पास इवेपोरेशन अफेक्ट होगी। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे ले आती है, यहाँ पे हमने कुछ बातें लिखी हुई हैं इसके बारे में। इन एन ओपन वेसल, जब एक ओपन वेसल की बात हम करते हैं, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। तो हमें ये बात तो पता ही है कि लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता रहता है। The particles of liquid absorb energy from the surrounding and regain the energy lost during evaporation, है ना। तो लिक्विड जो है, the particles of liquid absorb energy, वो जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग्स से, जो अपनी एनर्जी को वापस गेन करने के लिए जो उन्होंने इवेपोरेशन के टाइम पे लूज कर दी। सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखनी। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, है ना। ये आपने देखा ही है कि घर के बाहर कुछ लोग स्प्रिंकल करते हैं या फिर घर की छत के ऊपर जो है स्प्रिंकल करते हैं वाटर, ताकि हॉट सरफेस जो है वो कूल डाउन हो जाए, है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का ही काम करते हैं। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए समर्स के अंदर? होता क्या है, समर के टाइम पे आपको पसीना ज्यादा आएगा, पसीना ज्यादा आएगा यानी कि लिक्विड के अंदर आ रहा है, और कॉटन क्या करता है ना, कॉटन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन क्या करेगा, कॉटन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि टी शर्ट के ऊपर पसीना आ जाएगा। अब सूरज है, सूरज क्या करेगा, सूरज वहां से क्या करना चाहता है, इवेपोरेट करना चाहता है। वहां से इवेपोरेट होगा और आपको कई बार थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगता है ना, कूल डाउन हो जाता है वो चीज। तो हमें इसलिए पहनने चाहिए कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि वो जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके बाद सन की डायरेक्ट जो है रेंज में आ जाता है हमारे पास कॉटन, और उसकी वजह से इवेपोरेशन जल्दी हो जाती है। अगर हम वुलन पहनने लगेंगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो पसीना जो है वो अंदर ही रहा रहेगा, है ना, बाहर नहीं आ पाएगा, डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो पाएगा सन के साथ। तो इसलिए जो है हमें कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए। फिर हमारे पास बारी आती है कि यार जो हम पानी का ग्लास लेते हैं, ठंडा ठंडा पानी का ग्लास लिया, तो उसके बाहर जो है पानी, उसके बाहर जो है पानी क्यों आ जाता है? वो इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारे रूम में जो है वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। वाटर वेपर्स प्रेजेंट होने के कारण जो है क्या होगा, वहां पे उस ठंडे, वो सरफेस ठंडा होने की वजह से, है ना, कंडेंसेशन हो जाएगा वहां पे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गैस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ठंडा होने की वजह से क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे किस चीज में, वाटर के अंदर। ऐसा ही जो है रेन के टाइम पे होता है। रेन के टाइम पे क्या होता है,
यहाँ से पानी जो है गर्म होके ऊपर चला गया, ऊपर जो है टेम्परेचर कम है, तो फिर वहां पे वो ठंडा हो जा रहा है और वापस जो है नीचे आ जाता है ना। रेन के अंदर जो है यही सब होता है। तो ऐसा ही जो है कब होगा, जब हम देखते हैं कि पानी के ग्लास के बाहर जो है कुछ पानी आ चुका है ना, वाटर जो है ड्रॉपलेट्स आ चुकी हैं। फिर ये कुछ ऐसा यूनिट्स हैं आपको याद रखनी है। जैसे टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो केल्विन जो है वो उसकी एसआई यूनिट है। सिंबल क्या है, के है। लेंथ की जो है मीटर है, सिंबल एम है। मास की किलोग्राम, केजी। एंड वेट की है न्यूटन, जो जिसको हम एन के थ्रू जानते हैं। ठीक है। जब हम हमारा वेट करते हैं ना, वो एक्चुअली हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो केजी होता है। ठीक है। ये फर्दर क्लासेस में या फिर आप खुद भी रीड कर सकते हैं, है ना, कि मास और वेट के अंदर क्या फर्क होता है। एक्चुअली वेट वेट के अंदर जो है आपका क्या चीज इंक्लूड होती है, आपका ग्रेविटी इंक्लूड नहीं होती है। और इसके अंदर जो है मास के अंदर आपकी ग्रेविटी भी इंक्लूड होती है ना। अगर आप चांद के ऊपर जाके अपना वेट देखोगे वो तो कुछ और आएगा, है ना। तो ये जो है मास का जो है डिफरेंस रहता है। फिर जो है हमारे पास वॉल्यूम आती है। वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर के अंदर होती है। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के अंदर। और ऐसे ही जो है क्या है, प्रेशर जो है इसके अंदर होता है, पास्कल के अंदर होता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ ऐसा यूनिट्स हैं, ये जो है आपको क्या रखनी है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। तो चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है। चैनल के साथ बने रहो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसा कंटेंट जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।